हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोष अधिनियम 2013, जिसको हम इंग्लिश में जानते हैं सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रीड्रेशल एक्ट 2013। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन काफ़ी जो इम्पोर्टेंट जो है ये एक्ट होने वाला है आपके लिए। जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में बाकी के जो 2 माइनर एक्ट हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। जैसा आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के वहाँ से उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम लंबी चौड़ी बातें नहीं करेंगे। इस पूरे एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, मेन पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, मेन सेक्शन को जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि जितने भी माइनर एक्ट हैं वो सारा का सारा जो है आपको पता होगा वो जीके वाले पोर्शन में डाल दिया है। ठीक है, तो एक बेसिक चीज़ हमसे ये पूरा यहाँ पे लॉ की जानकारी नहीं पूछेगा, हमसे बस एक जनरल नॉलेज पूछेगा कि क्या इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं है। ठीक है, पहले ये नहीं था, तो इन सभी चीज़ों को हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे जिस हिसाब से हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, इसका नाम क्या है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न। ऐसा नहीं कि लैंगिक सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड लॉ नहीं है, लेकिन ये लॉ किस पॉइंट्स ऑफ व्यू से बनाया गया है, यानी कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, अगर ऐसा किया जा रहा है वर्क प्लेस पे, उसके लिए कोई कानून नहीं था। ठीक है, लेकिन इसके लिए कन्वेंशन जो है ये 25 जून 1993 को अनुसमर्थन पहले मिल गया था, ये याद रखिएगा। स्वीकृति कब मिली, 22 अप्रैल 2013 को। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अधिनियम संख्यांक क्या है, 14 है। ठीक है, देखो ये इसमें ना कुछ अनुच्छेद के आर्टिकल जो है वो बताते हैं कि किसी भी लैंगिक उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप भारत के कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो किसी भी महिला के सम्मान तौर पर, या ये कह लो कि उसके लिए जो है चाहे वो कैसी भी हो। ठीक है, ये माना जाता है कि अनुच्छेद 14, 15 और 21 के अंतर्गत जो है किसी भी महिला को वृत्ति, व्यवसाय या उपजीविका व्यापार करने का अधिकार है, और मुक्त रूप से वो सुरक्षित रूप से वातावरण में जो है ये ऐसा कर सकती। अगर उसके ऐसे अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इस एक्ट के अंतर्गत उसको रखा जाएगा, और खास करके लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित अगर वर्क प्लेस पे ऐसा किया जा रहा है तो। ठीक है, तो ये कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण के लिए जो है प्रभावी करने का वो बंद करता है, याद रखना है। तो एक बार क्वेश्चन जो है ये भी आपसे बन सकता है कि कौन कौन से आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो उसको प्रोटेक्शन देते हैं, तो ये याद रखना है आपको। अब हम मेन पॉइंट पा देते हैं सेक्शन 1 के, यानी कि अध्याय फर्स्ट। लगभग सभी एक्ट में जो है अध्याय फर्स्ट जो है यानी कि चैप्टर फर्स्ट जो प्रारंभिक होता है वो सेक्शन फर्स्ट जो है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की बात करता है। संक्षिप्त नाम इसका कार्यस्थल पर महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पे है, और प्रारंभ की बात करते हैं तो उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र द्वारा अधिसूचना जो है नियत करेगा। ठीक है, यानी कि इसका जो लागू होना है, अब हम यहाँ बताते हैं लागू ये कब हुआ था, 9 दिसंबर 2013। ठीक है, 9 दिसंबर 2013, याद रखिएगा। तो ये जो है 9/12/2013 को लागू हुआ था, और 22 अप्रैल 2013 को ये जो है
कहाँ पे जो है प्रभावी जो है राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो ये बिल्कुल याद रखना है आपको, ठीक है। अब हम आते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे दिए गए हैं, उसको हमको समझना है एक एक करके। तो आपसे ये डेफिनेशन पूछ सकता है कि किस सेक्शन में क्या दिया हुआ है। तो 2 का क यानी 2A बात करता है व्यथित महिला के बारे में। कौन सी व्यथित महिला? ऐसी महिला जो कार्यस्थल से रिलेटेड हो, कार्यस्थल के संबंध में किसी भी आयु की महिला, याद रखना ये पॉइंट, किसी भी आयु की महिला चाहे नियोजित हो या नहीं हो, अगर लैंगिक उत्पीड़न से कोई किसी कार्य करने को अभिकथन करती है या किसी निवास स्थान गृह से संबंध हो, कोई ज़रूरी नहीं कि किसी जगह पर कार्य हो सकता है कि कोई किसी निवास स्थान पे काम करने वाली महिला कोई भी कार्यकार हो सकती है। जैसे अधिकतर घर में सपोज कर लो कि कोई बाई आ रही है झाड़ू बर्तन करने, या ऐसी भी महिला उसमें शामिल है, किसी भी आयु की महिला, वो जैसे किसी निवास स्थान पर गृह में नियोजित हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल नहीं पूछेगा आपसे, पूछ सकता है कि व्यथित महिला किस सेक्शन में है और ऐसी महिला में कौन सी महिला जो है उसमें शामिल है। बी, समुचित सरकार की बात करते हैं। आपको पता होगा समुचित सरकार में जो स्टेट गवर्नमेंट है प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इसमें आएंगे, ठीक है। कार्यस्थल के संबंध में कोई भी हो सकता है, चाहे वो केंद्रीय सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्वामित्वाधीन कोई भी नियंत्रण, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कराई गई निधियों या पूर्णतः भागतः वित्त पोषित केंद्रीय सरकार, यानी कहीं भी जो है ऐसे कार्यस्थल के संबंध में हो सकता है, वो चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमको बेसिकली समझना है क्या, घरेलू कर्मकार, ठीक है, किस सेक्शन में है। तो घरेलू कर्मकार यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये है अंग में, ठीक है, तो ये भी याद रखना। उसके बाद कर्मचारी च में और नियोजक छ में बताया गया है, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 सेक्शन इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद हम सीधे सीधे आ जाते हैं यहाँ पे आखिरी में, जो लैंगिक उत्पीड़न की को परिभाषित करता है 2ढ में, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि 2ढ में जो है लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित करता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आया होगा आपको। कार्यस्थल 2ढ में परिभाषित है। तो परिभाषा से कुछ इम्पोर्टेंट ये चीज़ें थी, आपको याद होना चाहिए कि किस सेक्शन में क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीधे सीधे सेक्शन 3 की। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि लैंगिक उत्पीड़न का निवारण जो है किस सेक्शन में दिया हुआ है। तो ये जो है सेक्शन 3 में दिया हुआ है, किसी महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। ये चीज़ ये सीधे सीधे बता रहा है। इसका क्लास 2 बता रहा है कि अन्य परिस्थितियों में निम्नलिखित परिस्थितियां यदि वे लैंगिक उत्पीड़न में के किसी कार्य आचरण के संबंध में होती हैं या विद्यमान है या उससे संबंधित लैंगिक उत्पीड़न की कोटि में आ सकेंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ये आपका 4 दिए गए हैं। इसके नियोजन के अधिमानी व्यवहार, विवक्षित सुस्पष्ट वचन देना, नियोजन के अहितकर व्यवहार के विवक्षित सुस्पष्ट, यानी कि जहाँ पे वो काम कर रही है ऐसी जो है वुमेन है, महिला है, तो उनके व्यवहार या कंडक्ट से जो है ये चीज़ प्रतीत हो जाता है कि वो जो है जैसे कमेंट भी पास कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो एक तरह का जो है मानसिक उत्पीड़न या लैंगिक उत्पीड़न में श्रेणी में आएगा, या नियोजन पे कोई अहितकर व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है ऐसी महिला के साथ, या धमकी दिया जा रहा है ऐसे कोई चीज़ करने के लिए, या वर्तमान या भावी नियोजन की परिस्थिति के बारे में विवेचित, यानी कि आगे मतलब वर्तमान टाइम में किसी चीज़ को लेकर के धमकी देना, या भविष्य में जो है किसी कार्य को लेकर के धमकी देना, या उसके कार्य में हस्तक्षेप करना, ठीक है, किसी भी तरीके से, या इस तरह से एटमॉस्फेयर क्रिएट करना जिससे जो है उसकी शर्मिंदगी महसूस हो, उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने की संभावना में अपमानजनक व्यवहार करना, ये सारा जो है लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पे मेनली जो है आपसे ये पूछ सकता है कि लैंगिक उत्पीड़न का निवारण जो है कौन से सेक्शन में है। तो ये आपका सेक्शन 3 है। ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि कौन से सेक्शन से रिलेटेड है, तो सेक्शन 3 से, ठीक है। अब हम बात करते हैं अध्याय 2 की, यानी कि देखो चैप्टर फर्स्ट में
शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड सेक्शन 1। सेक्शन 2 जो है डेफिनेशन क्लॉज है, जिसमें से हम 4 ऐसे डेफिनेशन बताए हैं, 4 से 5, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद सेक्शन 3 जो बात करता है लैंगिक उत्पीड़न का निवारण। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो यहाँ पे ये है कि उसके निवारण के लिए जो है संस्थाएं बनेंगी। ठीक है, तो 2 संस्थाएं बनेंगी। एक तो आपका होगा आंतरिक परिवाद समिति का गठन चैप्टर 2 में। ठीक है, और दूसरा होगा आपका चैप्टर 3 में स्थानीय परिवाद समिति का गठन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि देखो कहाँ पे वो जो है ऐसी पीड़ित महिला, ऐसी व्यथित महिला कहाँ पे जा करके जो है वो परिवाद लेके आएगी। तो ये जो है इसके लिए एक समिति बनाई गई, कमेटी बनाई गई है। तो चैप्टर 2 में ये बात करता है आंतरिक परिवाद समिति का गठन। ठीक है, जिसको इंटरनेशनल काउंसिल कमेटी, शॉर्ट में इसे ICC कहते हैं, इंटरनेशनल काउंसिल कमेटी का गठन करेगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपके लिए 3-4 पॉइंट हो जाते हैं इस चैप्टर से। पहले तो ये पूछ सकता है कि इंटरनेशनल काउंसिल कमेटी यानी जिसे आंतरिक परिवाद समिति का गठन कहते हैं वो किस चैप्टर में है, तो ये याद रखना चैप्टर नंबर 2 में है। और कौन से सेक्शन में जो है गठन की बात करता है, तो सेक्शन नंबर 4 है। उसके बाद जो है एक चीज आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है कि कौन कौन से लोग जो है इसमें शामिल हैं, यानी कि इस गठन में जो है कौन कौन से लोग जो है शामिल होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखना है कि आंतरिक समिति में नियोजक द्वारा ये कौन, एक चीज और समझ लेना कि जहाँ पे हर एक नियोजक जो है ये क्या करेगा, वहां पे अपने यूनिट में, ठीक है, वो ऐसी समिति का गठन करेगा। ठीक है, ऐसी समिति का गठन जो है अपने जहाँ कहीं भी नियोजन स्थल है वहां पे जो है ये बनाएगा। तो आंतरिक समिति नियोजक द्वारा नाम निर्देशित किए जाने पर निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर के बनेगी। और कौन कौन से सदस्य हैं, तो सबसे पहला यह पीठासीन अधिकारी, जो कर्मचारी के में से कार्यस्थल पर ज्येष्ठ स्तर पर नियोजित महिला होगी, यानी कि ज्येष्ठ स्तर पर नियोजित महिला जो है ये पीठासीन अधिकारी बनाई जाएगी। ठीक है, अगर मान लो वहां पे वो महिला नहीं है तो उसमें जो है निम्न जो है नाम उससे यूनिट के नीचे वाले जो है नाम निर्देशित किए जा सकते हैं, अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों में निर्देशित किए जा सकते हैं। लेकिन कार्यस्थल में प्रशासनिक यूनिट में ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी न होने पर उसी नियोजक अन्य विभाग के संगठन के किसी अन्य कार्यस्थल में नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये कह रहा है कि कर्मचारी में से 2 अन्यून ऐसे सदस्य महिला समस्याओं में प्रति अधिमानी रूप से प्रतिबद्ध या जिनके पास कार्य सामाजिक कार्य का अनुभव हो, उनको जो है यहाँ पे नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे सीधे सीधे बता दे रहे कितने मेंबर होंगे। तो सबसे पहले तो कौन इसको नियुक्त करेगा, यानी कि ICC की नियुक्ति कौन कर सकता है। ठीक है, तो जहां 10 या उससे ज्यादा सदस्य, एक चीज याद रखना, जहां पे 10 मेंबर्स या उससे ज्यादा के मेंबर कार्यरत हैं, ऐसी कोई भी कंपनी को ये चीज यानी कि जो है इंटरनल काउंसिल कमेटी का गठन करना ही होगा, ये मैंडेटरी है। ठीक है, यानी कि किसी भी कंपनी को आंतरिक परिवाद समिति का गठन करना होगा यदि 10 या 10 से ज़्यादा सदस्य उसकी कंपनी में कार्यरत है। एक क्वेश्चन ये हो गया। मिनिमम जो मेंबर होंगे, मिनिमम मेंबर वो 4 होंगे, यानी कि मिनिमम जो सदस्य होंगे वो 4 होंगे, ये पॉइंट याद रखना है। मैक्सिमम की कोई बात नहीं है। तो कौन कौन से लोग हो सकते हैं, तो सबसे पहला तो पीठासीन अधिकारी होगा जिसको बोलते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है सबसे ज्येष्ठ महिला होगी, यानी कि सीनियर लेवल की वुमेन होगी जो एक्सपीरियंस रखती हो।
दूसरा नंबर जो है टू इंटरनल मेंबर, ये एक्सपीरियंस कहाँ का रखते हो, ये सोशल लेवल पे काम उन्होंने किया हो, ठीक है। और तो एक यहाँ हो गया प्रिसाइडिंग ऑफिसर, दो ये लोग हो गए। तीसरा नंबर एक एक्सटर्नल मेंबर होना चाहिए जो एनजीओ वगैरह में जो है काम किया हो या करता हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है 4 मेंबर जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। तो याद रखना। तो कोई आईसीसी की नियुक्ति कब कर सकता है, तो आईसीसी की नियुक्ति जो है जब 10 या 10 से अधिक मेंबर जो है किसी कंपनी में कार्यरत हो, तो वहाँ पे जो है आईसीसी की नियुक्ति की जा सकती है। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखो एक चीज़ तो यहाँ पे पॉइंट आपके पास दिमाग में होना चाहिए कि आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी प्रत्येक सदस्य अपने नाम निर्देशन की तारीख से 3 वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा। मतलब केवल 3 वर्ष के लिए ही ऐसा वो पद धारण करेगा, ठीक है। अगर सपोज कर लो कि वो धारा जो भी पीठासीन अधिकारी है धारा 16 के का उल्लंघन करता है, धारा 16 का उल्लंघन करता है। 16 क्या है कि जैसे मान लो कोई कंप्लेंट हुआ यानी कि परिवाद हुआ, उसकी जांच कार्रवाइयों में क्या होता है कि सार्वजनिक रूप से प्रतिषेध है प्रकाशन में, अगर वो ऐसा करता है तो उसके लिए भी पनिशमेंट का प्रावधान है, ठीक है, ये याद रखना। तो अगर वो दुरुपयोग करेगा तो सबसे पहले तो उसको उस पीठासीन अधिकारी के रूप में जो जहाँ पे कार्यरत है वहाँ से हटा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी कार्रवाइयाँ जो है आगे उसके लिए चलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट था। अब हम बात करते हैं चैप्टर 3 की। तो चैप्टर 3 जो है बात करता है, सॉरी, तो ये तो बेसिक जो है चैप्टर 2 में हमने देखा, ठीक है। तो चैप्टर 2 तक तो वहाँ तक हो गया था, ठीक है। चैप्टर 3 में स्थानीय परिवार समिति की गठन की बात करता है, ठीक है। तो इसके पहले कौन सा था, उसके पहले था इंटरनल काउंसिल कमेटी, और ये कौन सा है, लोकल काउंसिल कमेटी, जिसे बोलते एलसीसी, ठीक है। उसको क्या बोलते थे, आईसीसी। तो चैप्टर 2 में आईसीसी है, चैप्टर 3 में एलसीसी है, ठीक है। अब इसको सबसे पहला क्वेश्चन कि एलसीसी यानी स्थानीय परिवार समिति के गठन के लिए कौन निर्देशित करेगा, तो याद रखना यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है किसको, जिला अधिकारी को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये डायरेक्ट करेगा, निर्देशित करेगा कि अपने जिले में क्या करो कि वहाँ पे जो है एक स्थानीय परिवार समिति का गठन करो। या तो अगर जिला मजिस्ट्रेट को कर सकता है या अपर जिला मजिस्ट्रेट को ये ऐसा जो है कर सकता है, ठीक है। और यही नहीं, यहाँ पे जो है समुचित सरकार लिखा हुआ है, तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसा कर सकता है, ठीक है। स्थानीय परिवार समिति का गठन और उसकी अधिकारिता क्या होगी, ठीक है, ये बात करता है सेक्शन 6। प्रत्येक जिला अधिकारी संबंधित जिले में किसी भी स्थान पे जहाँ पे 10 या 10 से कम कर्मकार होने के कारण आंतरिक परिवार समिति गठन नहीं की गई है, तो ऐसे केस में जो है वो, और अगर लैंगिक उत्पीड़न होता है वहाँ पे, तो स्थानीय परिवार समिति नामक एक समिति का गठन करेगा, ठीक है। और कह रहा है कि जिला अधिकारी ग्रामीण जनजाति क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक, तालुका, तहसील और शहरी क्षेत्र वार्ड में नगरपालिका परिवाद ग्रहण करने के लिए 7 दिन की अवधि के भीतर संबंधित स्थानीय परिवाद भेजने के लिए एक नोडल अधिकारी यानी कि गांव में, तालुका, तहसील में एक नोडल अधिकारी भी होगा जो यहाँ पर आकर के जो है स्थानीय परिवार समिति में जो है उसको जो है जो भी रिपोर्ट है वो दर्ज कराएगा, ठीक है। सेक्शन 7 की बात कर स्थानीय परिवार समिति की संरचना, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना याद रखना कि संरचना में क्या क्या होगा। एक सदस्य जो ब्लॉक या तालुका से, नगरपालिका से कोई भी कार्यरत महिला निर्दिष्ट होगी। उसके बाद जो है यहाँ पे
2 सदस्य नियुक्त होंगे, कोई भी महिला होगी जो किसी गैर संगठन एनजीओ वगैरह से जुड़ी हो। और उसके बाद जो है यहाँ पे कम से कम जो है, याद रखना, परंतु कम से कम नाम निर्देशित के पास अधिमानी रूप से पृष्ठभूमि विधिक ज्ञान भी होना चाहिए, ठीक है। और एक अल्पसंख्यक समुदाय की महिला होगी, ठीक है। जिले में सामाजिक कल्याण या महिला बाल विकास से संबंधित अधिकारी भी होंगी अगर कोई सदस्य पदीन होगा तो, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये और भी लोग होंगे स्थानीय समिति के, और इसका कोई भी काम, यानी कि कह रहे हैं कि स्थानीय समिति का जो भी अध्यक्ष होंगे उनके प्रत्येक सदस्य जो होंगे उनकी 3 वर्ष से कार्यकाल अनधिक नहीं होगा। अगर वो भी धारा 16 की उल्लंघन करते हैं तो उनको जो है पहले पद से हटाया जाएगा, फिर उचित कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो ये अनुदान, जिसे ग्रांट्स और ऑडिट बोलते हैं, अनुदान और सम परीक्षा जो बात करता है सेक्शन 8 में। बस हमको यही याद रखना है कि किस सेक्शन में ये बताया गया है, ठीक है। चैप्टर जो है 4 बात करते हैं कंप्लेंट की, परिवाद की। तो लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद जो है कौन करेगा, तो ये व्यथित महिला के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और अगर लैंगिक उत्पीड़न हुआ है तो कब से कब किया जाएगा, तो जिस समय ये घटना घटी है, जिस टाइम पे, तो उसके 3 मास की अवधि के भीतर जो है इसे घटना, जो भी घटना हुई है, ये लिखित रूप से आंतरिक समिति को देना होगा। याद रखना, लिखित रूप से आंतरिक समिति को देना होगा। लेकिन अगर मान लो कि ऐसा परिवाद, ठीक है, लिखित नहीं किया जा सकता है, तो यथास्थिति जो है, जो आंतरिक समिति का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है या स्थानीय समिति का कोई अध्यक्ष महिला को लिखित में परिवाद करने के लिए युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा। यानी कि वहाँ पे जो आईसीसी या एलसीसी के जो मेंबर होंगे उनको हेल्प करेंगे लिखित जो है सूचना देने के लिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि लिखित आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के किए जाने वाले कारणों को जो है, लिखबद्ध किए गए कारणों को 3 मास से अनधिक समय सीमा तक विस्तारित कर सकेगा और उसकी समाधान हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जहां व्यथित महिला अपने शारीरिक मानसिक असमर्थता या मृत्यु के कारण अन्य परिवाद करने में असमर्थ है, तो यहाँ उसका विधिक वारिस या ऐसा अन्य व्यक्ति जो विहित किया जाएगा उसके अधीन परिवाद कर सकता है। अगर उसको जैसे भय है, डर है, तो उसके जो वारिस हैं वो भी जो है इसके लिए वाद ला सकते हैं, परिवाद कर सकते हैं। 10 जो है बात करता है सुलह संबंधित प्रावधान। तो यहाँ पे याद रखना, कोई भी धनीय समझौता सुलह के आधार के रूप में नहीं किया जाएगा। धन दे करके जो है समझौता नहीं किया जाएगा। ये चीज जो है धारा 10 जो है बताता है। तो धारा 10 किससे संबंधित है? सुलह से। ग्रांट और कमीशन सेक्शन 8 से रिलेटेड है, ठीक है। लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद जो है सेक्शन 9 में किया जा सकता है। सेक्शन 11 जो है परिवाद की जांच के बारे में प्रावधान करता है। ये बस इसमें याद रखना है। आंतरिक समिति और स्थानीय समिति जहां प्रत्यर्थी कोई कर्मचारी है, तो याद रखना यहाँ पे जो है परिवाद की जांच की जा सकती है। और रजिस्टर, जब भी ये मामला रजिस्टर्ड होगा, तो बस ये याद रखना 7 दिन की अवधि के भीतर पुलिस परिवाद को भेजेगी, ठीक है। उसके बाद जो है अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो परिवाद की जांच कौन कौन कर सकता है? तो किसी व्यक्ति के परिवाद की जांच करने के लिए जो है न्यायालय समन कर सकता है, हाजिर कर सकता है, शपथ की परीक्षा ले सकता है, दस्तावेज के प्रकटीकरण, वो प्रावधान की बात कर रहा है जो सीआरपीसी में जो है, ठीक है। दस्तावेज और खुद व्यक्ति को प्रकट करने के लिए जो समन वारंट वगैरह जारी करता है वो चीज़ें होंगी। लेकिन जांच 90 अवधि के भीतर पूरी कर दी जानी चाहिए। तो ये जो है टाइम आपको याद होना चाहिए कि कब तक जांच कितने दिन की कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो 90 दिन के अंदर, ठीक है। अध्याय 5 की बात करते हैं, ठीक है, परिवाद की जांच, ठीक है। तो अब परिवाद की जांच जो है कब होगा? कह रहे हैं सेक्शन 12 बताता है कि बार जो है जांच लंबित रहने के दौरान जो है कार्रवाई, ठीक है। तो अगर जांच लंबित है, उस दौरान व्यथित महिला द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर स्थानीय समिति या आंतरिक समिति जो है
सिफारिश कर सकेगी। ठीक है, क्या क्या? तो व्यथित जो भी महिला है यानी प्रत्यार्थी, उसे अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरण और 3 मास तक की अवधि की छुट्टी का अनुदान भी ये किया जा सकता है, और जो भी राहत वगैरह होगा वो उसको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और ये भी याद रखना, इस धारा के अधीन व्यथित महिला की अनुदत्त छुट्टी ऐसी छुट्टी के अतिरिक्त होगी जिसके लिए वो अन्यथा हकदार होगी। यानी कहने का मतलब ये कि ये छुट्टी में उसका जो भी पेमेंट वगैरह वो नहीं कटेगा। ठीक है, वो सारा जो है उसको मिलेगा, ये याद रखना। सेक्शन 13 में जांच की रिपोर्ट है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि जांच की रिपोर्ट जो है किस सेक्शन में। मिथ्या द्वेषपूर्ण परिवाद मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड सेक्शन 14 बताता है, बस हमको इतना ही याद रखना है कि किस सेक्शन में। प्रतिकर का अवधारण, अगर मान लो दंड नहीं है तो प्रतिकर का अवधारण जो है यहाँ पे जो है इस सेक्शन में दिया जा सकता है। ठीक है, और ये प्रतिकर कैसे दिया जाएगा? तो मानसिक आघात कितना पहुंचा है, पीड़ा, यातना, भावनात्मक कष्ट, इसको देख करके, या उत्पीड़ित की घटना के कारण वृत्ति का क्या अवसर हानि हुआ है जिस टाइम, उसको देख करके, मानसिक चिकित्सीय उपचार के लिए उपगत चिकित्सा व्यय, वित्तीय हैसियत, और एक मुश्त किस्तों या किस्त में जो है संदाय की साक्षरता पर ये सारी चीजें देखा जा सकता है। 16 में परिवाद की अंतर्वस्तुएं जांच कार्रवाई के प्रकाशन पर सार्वजनिक रूप से प्रतिषेध, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, यानी कि जो परिवाद की जो भी अंतर्वस्तुएं जांच की कार्रवाई को प्रकाशन नहीं किया जाएगा। परिवाद को की अंतर्वस्तुओं की जांच कार्रवाइयों के प्रकाशन एवं सार्वजनिक करने के लिए सख्ती, यानी कि कुछ ऐसे परिवाद होंगे जिनको सार्वजनिक किया जा सकता है, उसकी सख्ती जो है यहाँ पे मिली हुई है, लेकिन धारा 16 का उल्लंघन न करें। 18 में अपील बताई गई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नियोजन के कर्तव्य क्या होंगे, यानी कि जो नियोजक होगा, जो अपॉइंट करेगा, उनके जो है ड्यूटी वगैरह की बात कर रहा है, तो उनकी ड्यूटी जो है नियोजक के कर्तव्य, हमको बस इतना ही याद रखना है कि किस सेक्शन में है, सेक्शन 19 में जो है नियोजक के कर्तव्य की बात करता है। ठीक है, उसका चैप्टर 7 की बात कर, जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे 20 जो है जिला अधिकारी कर्तव्य और शक्तियों की बात कर रहा है। तो ये जो है जिला अधिकारी क्या करेगा, जो भी स्थानीय समिति होंगी उनके रिपोर्ट को जो मॉनिटर करने का काम करेगा। महिलाओं के अधिकारों के संबंधित जानकारी सृजित करने, गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ के को लगाने के लिए आवश्यक समझेगा तो वहाँ पे लगाएगा। और चैप्टर 8 जो है प्रकृति की बात करता है, जो समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना, यानी कि हर एलसीसी आईसीसी जो है प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में जो है वो समय समय पर एक रिपोर्ट तैयार करके नियोजक तथा जिला अधिकारी को जो है निर्देश करेंगी। उसके बाद सेक्शन 22 नियोजक और वार्षिक रिपोर्ट में जानकारी सम्मिलित किया जाना। 23 समुचित सरकार कार्यान्वयन मॉनिटर आंकड़े रखा जाना, यानी जो समुचित सरकार है इन सबके जो है आंकड़े रखेगी। 24 में समुचित सरकार अधिनियम के प्रचार के लिए उपाय किए जाना, प्रचार के लिए उपाय करेगी। सूचना मांगने पर अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति सेक्शन 25 में है। ये सब बस लाइन से देखना है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आगे वाला इम्पोर्टेंट था। अधिनियम में उपबंधों के अनुपालन की शास्ति। ठीक है, तो याद रखना क्या होगा, जुर्माना याद रखना, 50,000 जुर्माना हो सकता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद जो है न्यायालयों द्वारा अपराध का संज्ञान, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन, कि न्यायालय कौन अपराध का संज्ञान लेगा, तो महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। अगर महानगर मजिस्ट्रेट नहीं है तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है संज्ञान लेगा। कौन सेक्शन में है ये और कौन लेगा, ये दोनों आपको लर्न करना है। उसके बाद आता है 28 अधिनियम के किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना। 29 समुचित सरकार का नियम बनाने की शक्ति, ये भी इम्पोर्टेंट 29। ठीक है, उसके बाद आता है आखिरी सेक्शन 30 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। ठीक है, तो इधर के जो भी सेक्शन है हमको बस लर्न करना है कि कौन सेक्शन में कौन कौन है। एक बार जल्दी से हम बता देते हैं कि कौन सेक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, केवल सेक्शन देखना है। तो सबसे पहले तो सेक्शन
2 जो डेफिनेशन क्लास है आपको पढ़ना है। सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन 4 और सेक्शन 5, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 7, सेक्शन 8, ठीक है, 9, 10, उसके बाद 13, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 18 अपील, नियोजक के कर्तव्य 19, 21 वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, और 23 समुचित सरकार जो है डाटा मॉनिटर करेगी, और न्यायालयों के अपराधों का संज्ञान 27 है, समुचित सरकार को नियम बनाने की शक्ति 29 है। तो इतने सारे सेक्शन जो है आपके लिए डायरेक्टली इम्पोर्टेंट है। आई होप ये चीज़ें समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप हमारे चैनल में नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, कमेंट लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।